हेलो एवरीवन, मैं दुष्यंत सिंह। हड़प्पा सभ्यता से संबंधित ये तीसरा क्लास है। इससे पहले दो क्लास आप देख चुके हैं और दो क्लासों में हमने बात की थी हड़प्पा सभ्यता के नामकरण के बारे में, उसके उद्भव के बारे में। इसके साथ साथ हम चर्चा कर चुके हैं कि हड़प्पा सभ्यता का विस्तार कैसे हुआ था और कहां से कहां तक हुआ था। एक वीडियो और आया था जिसमें हमने बताया था हड़प्पा सभ्यता से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण स्थल हैं उनके बारे में बताया था, और उनसे संबंधित जितने भी प्रश्न बनते हैं जो परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाते हैं उन सभी को कवर करने का प्रयास किया गया था। इस क्लास के माध्यम से हम बात करने वाले हैं हड़प्पा सभ्यता की विशेषताओं के बारे में, और विशेषताओं के बारे में पढ़ते पढ़ते हम विशेषताओं को किन बिंदुओं के द्वारा समझने का प्रयास करेंगे। हम सबसे पहले बात करेंगे इसके राजनीतिक संगठन के बारे में, इसके साथ साथ सामाजिक संगठन के बारे में, आर्थिक जीवन, शिल्प एवं उद्योग धंधे, व्यापार एवं वाणिज्य, धार्मिक जीवन। इन सभी बिंदुओं के द्वारा हम हड़प्पा सभ्यता की जो है विशेषताओं को समझने का प्रयास करेंगे। वैसे हड़प्पा सभ्यता की विशेषताओं वाला जो पोर्शन है वो काफी बड़ा है और इसमें काफी समय लगता है, ये काफी बड़ा पोर्शन हो जाता है, लेकिन मैंने इस वीडियो में इसको इतने छोटे रूप में करने का प्रयास किया है ताकि इस पूरे हड़प्पा सभ्यता की विशेषताओं को आप आसानी से समझ सकें और कम समय में समझ सकें। इसके साथ साथ ही मैंने ये करने का प्रयास किया है कि कम समय में समझने के साथ साथ इसमें से कोई भी फैक्ट आपका न छूटे। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अपनी क्लास की तरफ। सबसे पहले बात करते हैं राजनीतिक संगठन के बारे में। हड़प्पा सभ्यता के बारे में आपने पढ़ा होगा, थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, उसके आधार पर आपने ये देखा होगा कि हड़प्पा सभ्यता के बारे में हमें कोई भी लिखित प्रमाण नहीं प्राप्त होते हैं। जितनी भी जानकारियां हमें हड़प्पा सभ्यता से संबंधित प्राप्त होती हैं वो सभी पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर विद्वानों और इतिहासकारों द्वारा लिखी गई हैं। उसी संबंध में राजनीतिक संगठन के बारे में अगर बात करें तो इसके संबंध में ही विद्वानों और इतिहासकारों के अलग अलग मत देखने को मिलते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का राजनीतिक संगठन, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर उसका कैसा था। तो ऐसे ही कुछ विद्वानों के नाम इधर आपको दे रखे हैं और इनके द्वारा दी गई मतों के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हंटर महोदय की। हंटर ने कहा है कि हड़प्पा में जो शासन चलता था वो जनतंत्रात्मक शासन चलता था। ध्यान दीजिएगा, जनतंत्रात्मक, ना कि राजतंत्रात्मक। यानी कि यहाँ पे कोई राजाशाही पद्धति प्रणाली नहीं थी कि राजा शासन करता हो और उसके बाद में उसका पुत्र राजा बनता हो, फिर उसका पुत्र राजा बनता हो। इस तरीके का जो राजतंत्रात्मक जो शासन है वो यहाँ पर प्रचलित नहीं था। इनके द्वारा ये मत दिया गया है कि यहाँ पर जनतंत्रात्मक प्रणाली थी, लोगों का तंत्र यहाँ पर प्रचलित था। ठीक है, यहाँ पर जो प्रणाली थी वो कौन सी थी? जनतंत्रात्मक प्रणाली थी। स्टुअर्ट पिगट कहते हैं कि हड़प्पा सभ्यता में पुरोहितों का शासन था। हड़प्पा सभ्यता में पुरोहितों का शासन था, लेकिन अगर इस मत के बारे में थोड़ा सा हम इसमें थोड़ा सा गौर करें तो हम ये देखेंगे कि हड़प्पा सभ्यता के उत्खनन के फलस्वरूप या उसकी खुदाई के फलस्वरूप हमें ऐसे कोई भी प्रमाण प्राप्त नहीं होता है जिनसे ये क्लियर हो सके कि हड़प्पा सभ्यता में मंदिरों के अवशेष पाए गए हैं। यानी मंदिरों के अवशेष हड़प्पा सभ्यता में पाए नहीं गए हैं, और जब वहां मंदिर नहीं थे तो पुरोहितों का आधिपत्य वहां पर स्वीकारा नहीं जा सकता है। तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अगर बात करें, वर्तमान वस्तुस्थिति को देखते हुए बात करें तो हम कह सकते हैं कि ये वाला जो मत है पुरोहितों के शासन वाला, ये कहीं ना कहीं कमजोर सा दिखाई पड़ता है। मैके ने कहा है कि यहाँ पर प्रतिनिधि शासन था, यानी यहाँ पर जो है यहाँ के जो लोग थे, हड़प्पा सभ्यता के लोग थे, वो अपना कोई रिप्रेजेंटेटिव चुनते थे और उनके द्वारा जो चुना गया रिप्रेजेंटेटिव होता था वो वहां पे शासन करता था। ये मैके का मत है। लेकिन आधुनिक समय में जो सबसे लोकप्रिय विचार माना जाता है वो ये माना जाता है कि हड़प्पा सभ्यता में जो आधिपत्य था वो व्यापारियों का आधिपत्य था, व्यापारियों का शासन यहाँ चलता था। इसलिए हम कह सकते हैं कि वर्तमान में जो मत माना जाता है वो यही है कि हड़प्पा सभ्यता में व्यापारियों का शासन था, क्योंकि आप जानते हैं कि हड़प्पा सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी और यहाँ व्यापार बड़ी उन्नत अवस्था में था। तो ऐसा कह सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का जो शासन था वो वणिक वर्ग के हाथ में था, व्यापारी वर्ग के हाथ में था। इसके सामाजिक संगठन की बात करते हैं। जिस प्रकार से हम एक परिवार के रूप में रहते हैं, हम एक जो हमारी समाज की जो संरचनात्मक इकाई है, स्ट्रक्चरल यूनिट है, वो क्या है? परिवार। सबसे छोटी इकाई जो है हमारे समाज की क्या है? परिवार है। उसी तरीके से हड़प्पा सभ्यता के लोगों की भी जो सामाजिक इकाई थी वो परिवार हुआ करती थी। और परिवार कैसा? परिवार भी दो तरीके के होते हैं, मातृ प्रधान और पितृ प्रधान। तो यहाँ पर जो है मातृ सत्तात्मक समाज का बोलबाला था, यहाँ नहीं। मातृ सत्तात्मक अर्थात इसका अर्थ समझ सकते हैं आप, मातृ का मतलब माता और सत्ता मतलब उसका जो है सत्ता उसकी या उसका शासन, यानी मातृ सत्तात्मक, मातृ प्रधान समाज था।
और मात्र सत्तात्मक समाज से आप सीधे सीधे अर्थ लगा सकते हैं कि यहाँ पर स्त्रियों की दशा कैसी रही होगी, या हम कह सकते हैं कि यहाँ पर मात्र सत्तात्मक समाज था तो स्त्रियों की समाज में इज्जत होती थी, स्त्रियों की बात मानी जाती थी, ठीक है, यानी स्त्रियों की दशा थी वो काफी उन्नत थी। समाज के जो वर्ग थे, समाज किन किन वर्गों में बटा हुआ था, तो समाज पुरोहित, व्यापारी, अधिकारी, शिल्पी, ये जो प्रमुख वर्ग थे हड़प्पा सभ्यता के समय के, ये वर्ग थे पुरोहित, व्यापारी, अधिकारी, शिल्पी, इन्हीं में इनका समाज जो है बटा हुआ था। लोग जो थे वो शाकाहार का भी सेवन करते थे, मांसाहार का भी सेवन करते थे, दोनों तरह के लोग हड़प्पा सभ्यता में जो है मौजूद थे, जो कि शाकाहारी भी थे और मांसाहारी भी थे। सूती एवं ऊनी वस्त्र, दोनों तरह के वस्त्रों को पहनने का यहाँ से प्रमाण हमें मिलता है। इसके साथ साथ आभूषणों की बात करें तो हड़प्पा सभ्यता के लोग आभूषण भी पहनते थे, और केवल महिला ही आभूषण नहीं पहनती थी, महिलाएं और पुरुष दोनों ही आभूषणों का प्रयोग करते थे। इसके संबंध में साक्ष्य भी मिलते हैं। मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि एक स्थल है हड़प्पा सभ्यता से संबंधित, चन्हुदड़ो। चन्हुदड़ो से क्या प्राप्त हुआ है, मनके बनाने का एक कारखाना के अवशेष जो है चन्हुदड़ो से मिलते हैं, और मनके वही मनके जिनसे माला या हार बनाया जाता है, तो उन्हें वहां के लोग पहना करते थे, और महिलाओं के साथ साथ पुरुष भी आभूषण धारण करते थे। इसके साथ अगर मनोरंजन की बात करें तो तकनीकी इतनी उन्नत अवस्था में तो थी नहीं कि आज की तरह वीडियो गेम खेलने लग गए, टेलीविजन ऑन कर लिया, मोबाइल पे गूगल ऑन कर लिया, ठीक है, या फिर यूट्यूब ऑन कर लिया, तो इतनी टेक्नोलॉजी थी नहीं। तो वहां के जो लोग थे अपने मनोरंजन के लिए जो साधन इस्तेमाल करते थे वो थे पासा, पासे का खेल वहां पर जो प्रचलित था। इसके साथ साथ मनोरंजन के लिए लोग शिकार भी किया करते थे। इसके साथ साथ पासा और शिकार के साथ साथ वो अपने मनोरंजन के लिए नाच गाने का भी जो है व्यवस्था करते थे, नृत्य वगैरह की भी व्यवस्था उनके द्वारा की जाती थी। आर्थिक जीवन के बारे में बात करें तो किसी भी समाज का जो आर्थिक जीवन होता है मुख्य रूप से किन किन चीजों पर डिपेंड रहता है। कृषि, वहां की कृषि की अवस्था कैसी है, पशुपालन वहां पे कैसा है, शिल्प कैसा है, व्यापार की परिस्थितियां क्या हैं, इन चीजों के ऊपर जो है डिपेंड रहता है आर्थिक जीवन। तो सबसे पहले अगर कृषि की बात करें, हड़प्पा सभ्यता की कृषि के बारे में बात करें तो हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे उन्हें लगभग 9 फसलों का ज्ञान था, या हम कह सकते हैं कुल 9 फसलों का उन्हें ज्ञान था, जिनमें से फसलें कौन कौन सी थी, आपकी गेहूं, जौ, सरसों, कपास, राई, तिल, खजूर, तरबूज और मटर, ये 9 फसलों का ज्ञान हड़प्पा सभ्यता के लोगों का था। इसके अलावा बात करें तो गेहूं की वो 3 किस्में खेतों में मतलब जो खेती की जाती है, तो गेहूं की 3 किस्में वो उगाते थे। जौ की 2 किस्में उगाई जाती थी, गेहूं की 3 किस्में और जौ की 2 किस्मों का प्रयोग करना हड़प्पा सभ्यता के लोग जानते थे। और इसके साथ साथ ये जो मैंने लिखा है यहाँ पे लोथल से जो है चावल के प्रमाण मिलते हैं, और रंगपुर से धान की भूसी के प्रमाण जो है देखने को मिले हैं। ये जो दोनों पॉइंट है ये पिछले वीडियो में छूट गए थे। वैसे मैंने स्थलों के बारे में किस किस स्थल से कौन कौन से साक्ष्य प्राप्त हुए उनके बारे में विस्तार से बता दिया है, लेकिन ये दोनों पॉइंट जो है इंपॉर्टेंट थे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो मैंने इनको यहाँ भी डाल दिया है क्योंकि कृषि से संबंधित हम पढ़ रहे हैं। तो लोथल से चावल के प्रमाण प्राप्त हुए हैं और रंगपुर से धान की भूसी के प्रमाण हमें देखने को मिलते हैं। बात करते हैं शिल्प और उद्योग धंधों की। क्योंकि आप जानते हैं कि हड़प्पा सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता थी। हड़प्पा सभ्यता कैसी सभ्यता थी, कांस्य युगीन सभ्यता थी, क्योंकि ताम्रपाषाण काल के बाद में ताम्रपाषाण काल में तांबे का प्रयोग हुआ करता था, लेकिन हड़प्पा सभ्यता के लोगों ने तांबा और टिन को मिला करके एक मिश्र धातु का जो है आविष्कार कर लिया था, एक मिश्र धातु बनाना सीख गए थे जिसे हम कांसा कहते हैं। तो इसके लिए जो तांबे की आवश्यकता पड़ती थी, तांबा मंगाया जाता था खेतड़ी, जो कि पड़ता है राजस्थान में। हड़प्पा सभ्यता के लोग कांसा बनाने के लिए जो तांबा मंगाते थे वो कहां से मंगाते थे, खेतड़ी यानी राजस्थान से, और टिन को अफगानिस्तान से जो है आयात किया जाता था। तांबा कहां से मंगाया जाता था, राजस्थान के खेतड़ी से, और जो टिन मंगाया जाता था वो अफगानिस्तान से मंगाया जाता था। राजगीरों के बारे में बात करें, राजगीर उन्हें कहते हैं जो कि मकान या भवन निर्माण करते हैं, जिन्हें अपने लोकल लैंग्वेज में हम मिस्त्री वगैरह जो भी बोलते हैं, आपके यहाँ पे जो भी बोलते हो, ठीक है, तो राजगीर उन्हें ही कहा जाता है। तो राजगीरों की स्थिति के बारे में और राजगीरों को ज्ञान के बारे में आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता कैसी सभ्यता थी, एक नगरीय सभ्यता थी, ठीक है, और ये प्रथम नगरीय सभ्यता थी। सबसे पहले नगर के रूप में लोगों ने रहना स्टार्ट किया था, तो वो हड़प्पा सभ्यता में ही देखने को मिलता है। और राजगीरों के विषय में बात करें तो आपने देखा होगा मोहनजोदड़ो से एक विशाल स्नानागार मिला है, जो पक्की ईंटों का बना हुआ है, विशाल स्नानागार मिला है मोहनजोदड़ो से। और उसकी भव्यता को देखते हुए या उसके बारे में आप पढ़ने पर ये पता चलेगा कि जो राजगीर थे वो कितने एक्सपर्ट और उन्नत थे उस समय के, उन्होंने ऐसी विशाल इमारतें बनाई। जैसे कि एक इतिहासकार है मार्शल, उन्होंने मोहनजोदड़ो में जो विशाल स्नानागार मिला है उसको क्या कहा है,
तत्कालीन विश्व का सबसे आश्चर्यजनक निर्माण उसको कहा है मोहनजोदड़ो से प्राप्त स्नानागार को। मार्शल महोदय ने कहा है तत्कालीन विश्व का सबसे आश्चर्यजनक निर्माण। तो इसकी स्थिति के बारे में आप इससे आसानी से समझ सकते हैं। इसके अलावा कताई की तकलियां मिली हैं यहाँ से। इससे पहले हमने पढ़ा था वहां सूती और ऊनी वस्त्र दोनों का प्रचलन हुआ करता था। सूती वस्त्र जो बनाए जाते थे वो कपास से बनाए जाते थे, और कपास से सबसे पहले क्या बनाया जाता है, धागा बनाया जाता है, धागे से उसके बाद में वस्त्र बनाए जाते हैं। तो तकलियां इस बात की जो है, तकलियां इस बात का संकेत करती हैं कि वहां कपास से जो है धागा बनाया जाता होगा और उसके बाद में वस्त्र बनाए जाते होंगे। तो यहाँ से क्या मिली है, कताई की तकलियां मिली हैं। इसके अलावा सोना चांदी, सोने और चांदी का जो है आयात किया जाता था। सोने और चांदी का आयात भी हड़प्पा सभ्यता में किया जाता था, और ये कहां से मंगाया जाता था, अफगानिस्तान से आता था सोना और चांदी। कुम्हार का चाक भी मिला है, और ये बड़ा फेमस है। कुम्हार का चाक मिला है, ये बड़ा लोकप्रिय जो है कुम्हार का चाक था, काफी लोकप्रिय था हड़प्पा सभ्यता में, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता की पॉटरी के बारे में जब आप पढ़ेंगे, वहां के बर्तनों और मृद भांडों के बारे में आप पढ़ेंगे, जो कि किसके द्वारा बनाए जाते थे, इसी कुम्हार के चाक पर रखकर बनाए जाते होंगे। आपने देखा होगा कि कुम्हार के चाक पर मिट्टी से किस प्रकार की वस्तुएं क्रिएट कर दी जाती हैं, कैसी कैसी वस्तुएं बनाई जाती हैं, ये सभी चीजें आपको कुम्हार के चाक से बनाई जाती होंगी, आपने देखी होंगी। तो उसी तरीके से हड़प्पा सभ्यता में भी एक कुम्हार का चाक मिला है, जिससे यह निर्दिष्ट होता है, जिससे यह पता चलता है कि वहां के जो मृदभांड थे, पॉटरी थी, या जो भी बर्तन थे जिन्हें वह अनाज स्टोर करने के लिए या खाना खाने के लिए प्रयुक्त करते थे, वो सभी कुम्हार के चाक पर ही बनाए जाते थे। इसके अलावा हड़प्पा सभ्यता के लोग नाव बनाना भी जानते थे। इसके अलावा हड़प्पा सभ्यता के लोग नाव बनाना भी जानते थे। तो ये हो गया इसके शिल्प और उद्योग धंधों के विषय में। इसके बाद में बात करते हैं व्यापार और वाणिज्य के बारे में। व्यापार और वाणिज्य के बारे में सॉरी, अब व्यापार और वाणिज्य के बारे में अगर बात करें तो यहाँ पर किसी मुद्रा का, स्पेशली किसी मुद्रा का प्रचलन नहीं था। जैसे हम क्या करते हैं अभी नॉर्मली, हम क्या करते हैं, हम पैसे रखते हैं जेब में, मार्केट जाते हैं, पैसे देते हैं, सामान खरीद के ले आते हैं। ये वाली जो प्रक्रिया है उस समय प्रचलित नहीं थी। उस समय पर जो प्रचलित था वो प्रक्रिया थी वस्तु विनिमय प्रणाली, यानी कि जो हड़प्पा सभ्यता के लोग थे वो अपने खेतों में अनाज उगाते थे, कपास उगाते थे, गेहूं, जौ, चावल जो भी उगाते थे उसको ले जाते थे, और उन्हें जिस वस्तु की आवश्यकता पड़ती थी वो अपने अनाज को ले जाते थे, बाजारों में ले जाते थे और वहां से अपनी आवश्यकता की चीजें खरीद कर ले आते थे। यानी वस्तु के बदले वस्तु, वस्तु के बदले वस्तु, ये वाली जो प्रणाली थी हड़प्पा सभ्यता में प्रचलित थी। तो इस प्रणाली को क्या कहा जाता है, विनिमय प्रणाली। विनिमय प्रणाली वो होती है जिसमें एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु जो है खरीदी जाती है या ले ली जाती है। अब यहाँ के जो उद्योग धंधे थे या जो कामकाज थे उनके लिए कच्चे माल की आवश्यकता पड़ती थी। जो हड़प्पा सभ्यता में जो कच्चा माल मंगाया जाता था वो गुजरात से, सिंध से, राजस्थान से, दक्षिण भारत, अफगानिस्तान और मेसोपोटामिया से, ये जो है अपने उद्योग धंधों के लिए या अपने जो भी चीजें इनको बनानी होती थी उसके लिए जो कच्चे माल की आवश्यकता पड़ती थी, इन्हीं जगहों से वो कच्चा माल मंगाते थे। इसके अलावा मध्य एवं पश्चिम एशिया के साथ जो व्यापारिक संबंध थे हड़प्पा सभ्यता के, वो बड़े घनिष्ठ संबंध थे। मध्य एवं पश्चिम एशिया से इनके जो व्यापारिक संबंध थे, बड़े व्यापारिक जो कैसे थे, घनिष्ठ संबंध थे। निर्यात की अगर बात करें, हड़प्पा सभ्यता के निर्यात की बात करें तो हड़प्पा सभ्यता के लोग किस किस चीज का निर्यात करते थे, सूती वस्त्र, क्योंकि कपास वो उगाते थे और उससे तकलियों के प्रमाण भी मिलते हैं, तो कपास उगाते थे और तकलियों के साथ से धागा बनाते थे और धागे से वस्त्र निर्माण किया जाता था। तो उन्हीं वस्त्रों को, जो सूती वस्त्र हुआ करते थे, इमारती लकड़ी, हाथी दांत एवं पशु पक्षी, इन सभी का निर्यात जो है हड़प्पा सभ्यता के लोग बाहर के देशों के लिए किया करते थे। मिस्र के साथ व्यापारिक संबंध के साक्ष्य भी मिले हैं। हड़प्पा सभ्यता के जो व्यापारिक संबंध थे वो मिस्र या मेसोपोटामिया की सभ्यता से भी जुड़े हुए माने जाते हैं। इसके साक्ष्य भी मिलते हैं। उसका क्या साक्ष्य मिला है कि मिट्टी का एक मम्मी का मॉडल मिला है लोथल में। अब लोथल के बारे में बात करें तो लोथल क्या था, हड़प्पा सभ्यता का एक गोदीबाड़ा स्थल माना जाता है। गोदीबाड़ा का अर्थ है बंदरगाह स्थल माना जाता है लोथल। तो व्यापार आप जानते हैं, व्यापार जब होता होगा तो बंदरगाहों से होता होगा। और मिस्र में जो मम्मी का, आप यहाँ पे वो देख रहे हैं, आपने मूवी देखी होगी तो मम्मी रिटर्न्स, उसमें मम्मी के बारे में भी बताया गया है। मम्मी की बात नहीं हो रही है, मम्मी की बात हो रही है। तो आपने मूवियों में देखा होगा जो मम्मी होती है, मम्मी में क्या करते थे मिस्र के जो लोग, तो वहां के जो राजा होते थे जिन्हें जार कहा जाता था, सॉरी जार नहीं कहा जाता, जार रूस के राजाओं को कहा जाता था। तो वहां पे जो राजा होते थे वो जब डेथ हो जाती थी उनकी, तो उनके शव को काफी टाइम तक सुरक्षित रखने के लिए या जैसा का तैसा रखने के लिए वो लोग एक विशेष प्रकार का लेप करते थे उनके ऊपर, फिर उसको पट्टियों से बांध दिया जाता था और पट्टियों से बांध करके उसे ताबूत में रखा जाता था और उसके ऊपर क्या बना दिए जाते थे, पिरामिड बना दिए जाते थे। तो ये जो सिस्टम था मम्मी वाला सिस्टम,
तो ऐसे ही मिट्टी की एक मम्मी मिली है, मिट्टी की मम्मी लोथल से प्राप्त होती है। अब लोथल कहां था? लोथल तो भारत का हिस्सा था, यानी कि जहां पर हड़प्पा सभ्यता का विस्तार था उस जगह का हिस्सा था लोथल। अब लोथल में मिस्र की मम्मी पाई गई, तो इससे विद्वानों ने, इतिहासकारों ने यह अनुमान लगाया कि इसके जो हड़प्पा सभ्यता के जो व्यापारिक संबंध थे वो शायद हो सकता है मिस्र के लोगों के साथ रहे हो। इसके धार्मिक जीवन की अगर बात करें, धार्मिक जीवन के बारे में, तो हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे ईश्वरीय सत्ता में विश्वास करते थे, यानी वो मानते थे कि सृष्टि में एक कोई अदृश्य शक्ति है, एक ईश्वरीय शक्ति है, लेकिन ईश्वरीय शक्ति को वो थोड़े से भिन्न रूप में मानते थे। उनका ऐसा मानना था कि संसार में जो ईश्वरीय शक्ति है वो किसके रूप में है? परम पुरुष और परम नारी के रूप में है, परम पुरुष और परम नारी के ऊपर में रूप में है। तो वो ऐसा मानते थे कि अगर हमारे ऊपर कोई भी ईश्वरीय शक्ति है तो वो एक परम पुरुष, एक महान पुरुष और एक महान स्त्री, जिनके द्वारा इस सृष्टि का निर्माण किया गया, ऐसा उनका विश्वास था। इसके अलावा अगर धार्मिक जीवन के बारे में बात करते हैं तो मातृ देवी की पूजा का प्रमाण मिलता है, मातृ देवी की पूजा का प्रमाण मिलता है। और एक यहाँ से मुहर मिली है जिस पर स्त्री के गर्भ से एक पौधे को निकलते हुए दिखाया गया है। यह हड़प्पा से प्राप्त हुई एक मुहर, जिसमें यह देखने को मिलता है, इस पे ऐसा चित्र बना हुआ है कि स्त्री के गर्भ से एक पौधे को निकलता हुआ दिखाया गया है, जिसे संभवतः विद्वान मानते हैं कि ये पृथ्वी है। पृथ्वी को जो मानवीकरण करके, पृथ्वी का मानवीकरण करके उसे एक स्त्री का रूप दिया गया है, क्योंकि पृथ्वी से ही लोग जो है, आप यहां से अंदाजा लगा सकते हैं कि पृथ्वी से ही लोग जो है अपनी फसलों को उगाते हैं, पृथ्वी पर ही, वहीं से अपने खाने पीने की वस्तुएं प्राप्त करते हैं, वहीं से अनाज प्राप्त करते हैं। तो पृथ्वी को जो है हड़प्पा सभ्यता में उर्वरता की देवी के रूप में जो है माना गया है। ठीक है, तो यानी मातृ देवी की पूजा होती थी, और मातृ देवी की पूजा, मातृ को संभवतः वो पृथ्वी को मातृ देवी के रूप में पूजते थे, और क्योंकि पृथ्वी से ही हमें अनाज प्राप्त होता है इसलिए वो उसे उर्वरता की देवी के रूप में मानते थे। पशुपति पूजा का प्रमाण पड़ता है। पशुपति पूजा का अर्थ ये है कि यहाँ पर देखिए कंफर्म नहीं है, इसका कंफर्म नहीं है, लेकिन ये सब अनुमानों के आधार पर लगाया, क्योंकि आप जानते ही हैं कि हड़प्पा सभ्यता के बारे में लिखित प्रमाण प्राप्त नहीं होते हैं। ये सभी जो है पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर इतिहासकारों द्वारा लगाए गए अनुमान हैं। ठीक है, तो जो पशुपति पूजा के बारे में हमें साक्ष्य प्राप्त होता है, पशुपति को यहाँ शिव का आदि रूप माना गया है, शिव का आदि रूप माना गया है। ऐसे ही एक मोहर पर जो है एक दिव्य पुरुष की तस्वीर बनी हुई है, जिसके चारों ओर जो है जानवर बैठे हुए हैं इधर उधर, तो उसे एक किसका रूप दे दिया गया है? ऐसा माना गया है कि शायद जो है हड़प्पा सभ्यता के लोग जो है किसकी पूजा करते थे? आदि शिव की पूजा करते थे, या शिव के आदि रूप की पूजा करते थे। इसके साथ साथ लिंग एवं योनि पूजा का प्रमाण भी जो है हड़प्पा सभ्यता में जो कालीबंगा स्थान है वहां से देखने को मिलता है। लिंग एवं योनि पूजा के पीछे क्या अर्थ है? क्योंकि जो है लिंग और योनि पूजा को ये इसलिए करते थे क्योंकि इसे वो क्या मानते थे? प्रकृति की प्रजनन शक्ति के रूप में उन्हें वो उसे देखते थे, इसीलिए जो है यहाँ पर लिंग एवं योनि पूजा का प्रमाण भी मिलता है। इसके साथ साथ कुछ और भी चीजें मिलती हैं, वो है पशु पूजा का प्रमाण, नाग पूजा, वृक्ष पूजा, जल पूजा का प्रमाण भी यहाँ से मिलता है। जल पूजा के बारे में अगर थोड़ा सा बात करें तो यह है कि आपने देखा होगा मोहनजोदड़ो से विशाल स्नानागार मिला है, और स्नानागार के निकट ही कुछ ऐसे भवन या कक्ष मिले हैं जिन्हें देखकर ये अनुमान लगाया गया है कि शायद यहाँ पर लोग स्नान करते होंगे, और यहाँ स्नान करने के बाद में इन जो भव्य कक्ष बने हुए हैं या कमरे बने हुए हैं इनमें पूजा अर्चना का कार्य किया जाता रहा होगा। इसके अलावा योग प्रचलन भी, मोहनजोदड़ो से योग प्रचलन के बारे में ही पता चलता है कि मोहनजोदड़ो से एक मुहर प्राप्त हुई है, एक मुहर प्राप्त हुई है, और इस मुहर पर एक पुरुष को पद्मासन की मुद्रा में बैठा हुआ दिखाया गया है, जिससे यह आसानी से अनुमान लगाया जा सकता है कि हड़प्पा सभ्यता में योग भी प्रचलित था, यानी यहाँ के लोग योग के बारे में भी जानते थे। इसके साथ साथ सूर्य पूजा का प्रमाण मिलता है, क्योंकि मोहनजोदड़ो से एक स्वास्तिक चिन्ह जो होता है, जो आपने देखा होगा, ये हिंदू धर्म में काफी जो है प्रचलित रहता है और काफी शुभ चिन्ह माना जाता है। तो सूर्य पूजा का जो प्रमाण है मोहनजोदड़ो से एक स्वास्तिक का प्रमाण मिलता है, स्वास्तिक चिन्ह का प्रमाण मिलता है, जिससे यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि यहाँ के लोग जो है सूर्य पूजा भी किया करते थे। इसके साथ साथ हड़प्पा सभ्यता के लोग भूत प्रेत में भी विश्वास करते थे, भूत प्रेत में भी वो लोग विश्वास करते थे, क्योंकि यहाँ से क्या प्राप्त हुए हैं? काफी संख्या में ताबीज और ऐसे मालाएं वगैरह प्राप्त हुई हैं, जिन्हें आप नॉर्मली भी देखते होंगे। हमारे समाज में भी काफी जगहों पर अंधविश्वास फैला हुआ है और लोग टोने टोटके में ज्यादा विश्वास करते हैं, तो किसी भी साधु महात्मा से वो क्या बनवा लेते हैं? ताबीज
बनवा लेते हैं जिससे कि वो उन्हें बुरी नजर से बचाया जा सके। तो इसी संबंध में हड़प्पा सभ्यता में क्या मिले हैं, काफी संख्या में ताबीज और ऐसी मालाएं मिली हैं जिनसे यह अनुमान लगाया गया है कि यहाँ के लोग जो थे वो भूत प्रेत में भी विश्वास करते थे। तो ये हो गया आज का हड़प्पा सभ्यता की विशेषताओं से संबंधित सेशन। इसके बाद में एक सेशन और आएगा हड़प्पा सभ्यता से संबंधित और यह चैप्टर पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। आशा करता हूं आपको ये वाला सेशन पसंद आया होगा। अगर आपको ये पसंद आता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में जाके अपने विचार व्यक्त करें और जो भी क्वेरीज आपकी होती हैं, कभी कभी कोई ऐसी चीज रह जाती है, छूट जाती है यहाँ से और जिसे आप पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आप क्वेरी कर सकते हैं, उस चीज की पूछताछ कर सकते हैं और आपकी प्रत्येक क्वेरी का जवाब दिया जाएगा। चलिए मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।